हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है वन संरक्षण अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कब किया था वन संरक्षण अधिनियम? 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी में। कब किया था वन संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी में। तो पहला चीज़ आप तो यही याद रखिए कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी में, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है। वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था उसका उद्देश्य क्या है? वनों के विनाश को रोकना। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाती है कि वनों के विकास को रोकना। दूसरा है कि वन की जो भूमि है, वनों की जो भूमि है उसको गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना। मतलब कि अगर वन से रिलेटेड कोई कार्य नहीं हो रहा है उस भूमि पर तो उसको रोका जाए। मतलब उस भूमि का उपयोग केवल जो है वन के कार्यों में ही लगाया जाए। इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब वनों के विनाश जो हो रहे हैं उसके रोकने के उपाय क्या हैं? अब जैसे अवैध कटाई होती रहती है तो उसको रोकने के लिए क्या है? कड़े कानून लागू करना होगा, तभी जो है वो कटाई रुक सकती है, अवैध कटाई। फिर वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक जो है हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। और कृषि अनुपयुक्त भूमि पर वन लगाना, मतलब कि कृषि के लिए जो भूमि अनुपयुक्त है, मतलब बंजर है, उसका उपयोग क्या करना चाहिए? वहाँ पर वनों को लगाना चाहिए। हमारी जो सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, उनके किनारे हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। खनिज खनन के लिए कड़े कानून बनाना। क्या करना? कड़े कानून बनाना। फिर हमारी जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उसको बढ़ावा देना चाहिए। पशु चारण हेतु विशेष प्रावधान करना चाहिए। तो पशु के चरने के लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये थे हमारे वनों के विनाश को रोकने के उपाय थे। अगला है हमारा कि वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में पारित हुआ था उसमें पहला संशोधन हुआ था 1988 ईस्वी में। कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले वन नीति कब अपनाई गई थी? 1894 ईस्वी में। पहली वन नीति क्या है? या राष्ट्रीय वन नीति, पहली राष्ट्रीय वन नीति कब अपनाई गई थी? 1894 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? घोषित नई वन नीति, पहला जो हमारा था वो 1952 ईस्वी में हुआ था और दूसरा जो हमारा था वो 1988 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं स्वतंत्रता के बाद जो घोषित वन नीति थी, इन्हीं के आधार पर जो है कहा गया कि भूमि के 33% भाग पर वन होने चाहिए। मतलब पृथ्वी के 33% भूभाग पर जो है वन होना चाहिए, ये घोषित किया गया, ये कहा गया इस नीति में 1952 ईस्वी में और फिर 1988 के वन नीति में। और ये भी कहा गया कि मैदानी भागों में लगभग 20% भूमि पर जो है वन होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भूमि पर वन होने चाहिए। अब पर्वतीय क्षेत्रों में 60% क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे पर्वत के ऊपर हम चढ़ते जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कैसे करेंगे? वन जब लगाएंगे अधिक से अधिक तभी होगा। तो इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों पर 60% वन लगाने के लिए कहा गया है इस नीति के अनुसार, और मैदानी भागों में 20%। तो ये 2-3 चीज़ आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये किस नीति में कहा गया था? 1988।
भारतीय वन अधिनियम पहली बार 1865, दूसरी बार 1878, फिर 1927, फिर 1935। तो ये आप सीरियल वाइज याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ लें। अब आते हैं वन जीव संरक्षण पर। वन जीव संरक्षण कैसे होगा? पहला चीज़, जो वन्य जीव होते हैं वो रहते कहाँ हैं? रहते हैं वन में रहते हैं। तो जब हम वन का संरक्षण करेंगे तो वो वन्य जीवों का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए वन संरक्षण से ही वन्य जीवों का भी संरक्षण होता है। तो जब हम वनों का संरक्षण करेंगे तो जीव भी संरक्षण में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? 1972। यहाँ पर समझने वाली बात है कि वहाँ पर क्या था? वन संरक्षण अधिनियम था। यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 1980 ईस्वी में। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। फिर हमारा है भारतीय वन्यजीव बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। कहीं कहीं पर 1985 भी दिया होगा, लेकिन हमने इसको खोजा है, नेट से देखा, कहीं से ढूंढ के, तब इसको हमने डिसाइड किया। तो सही हमारा यही होगा कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो करता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? ये आप याद रखिए, प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। स्थापना कब हुआ था? 1982 में। इसके उद्देश्य क्या हैं? वन्य जीवों के संरक्षण की जो योजनाएं हैं उसकी देखरेख करना कि ये योजनाएं जो है वो सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ये कौन देखता है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड लागू हुए उसके संबंध में भी देता है कि इस योजनाओं को किस तरीके से चलाना चाहिए या किस तरह चलाना होगा। तो ये सभी जो है भारतीय वन्यजीव बोर्ड देखता है। अब आते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। हम देखते हैं क्या है ये। भारत में वनों और वन्यजीवों के संरक्षण हेतु 1983 ईस्वी में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान स्थापित किया गया था। किसके लिए? वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 1983 ईस्वी में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान स्थापित किया गया था। इसके तहत कुछ जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया जो संकटापन्न प्रजाति हैं उनको प्राकृतिक आवास और संरक्षण प्रदान कर जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। तो ये इसका उद्देश्य क्या था कि कुछ जैव भौगोलिक क्षेत्रों को गठित करना जहाँ पर जो हमारे संकटापन्न प्रजाति के जीव जंतु हैं उनको प्राकृतिक आवास मिल सके, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, जिससे क्या हो? जैव विविधता का संरक्षण हो सके। तो ये उद्देश्य था वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का। अब इसके तहत जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र जो थे वो 3 थे। एक राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, और दूसरा था वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, और तीसरा जैव मंडलीय बायो रिजर्व बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। तो पहला हमारा नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क होता क्या है इसको समझ लेते हैं। विशेष प्रकार की शरण स्थली के रूप में जहां सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से होता है। तो इस शरण स्थली में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण जो है समान रूप से होता है। पहला चीज़ तो आप ये समझिए। और दूसरा चीज़ ये है कि जानवरों को चराने, जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने और शिकार करना यहाँ पर पूरी तरह से वर्जित है। कहाँ पर? नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में हम ना जानवर को चरा सकते हैं, ना जंगली उत्पाद को इकट्ठा कर सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं। ये पूरी तरह से यहाँ पर वर्जित है। और यहाँ पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको संरक्षण समान रूप से दिया जाता है। इसे जो है
अभ्यारण्य नहीं घोषित किया जा सकता। राष्ट्रीय पार्क को अभ्यारण्य नहीं घोषित किया जा सकता है। इतने 3 चीज़ पॉइंट आप याद रखिए कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है। फिर हमारा है वन्यजीव अभ्यारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण हेतु गठन किया गया है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या होता है? किसी एक प्रजाति का या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण हेतु गठन किया जाता है। इसकी अनुमति के। तो क्या है? शिकार यहाँ पर बिना अनुमति के वर्जित है, बिना अनुमति के। और चराई व मवेशियों की आवाजाही भी अनुमति सीमित है। तो जो भी चराई मतलब पशुओं को चराने के लिए यहाँ पर ले जाना होता है तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। और जो मवेशी होते हैं उनके भी आवाजाही के लिए अनुमति लेनी पड़ती है और सीमित होती है ये। एक वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या है? राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क को वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं कहा जा सकता, ना उसको बनाया जा सकता है वन्यजीव अभ्यारण्य। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये 2 चीज़ याद रखिए, इसमें अंतर क्या है। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। जैव विविधता एवं संपूर्ण पारिस्थितिकी को संरक्षण प्रदान करना। क्या? जैव विविधता एवं संपूर्ण पारिस्थितिकी को संरक्षण प्रदान करना, ये होते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये यूनेस्को द्वारा अपने कार्यक्रम मैन एंड दी बायोस्फीयर, मानव और जैवमंडल के अंतर्गत दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण उपनाम है। तो ये नाम किसने दिया है? यूनेस्को ने। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है बहुत सारे प्रजाति के जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? जैव विविधता। तो जैव विविधता का संरक्षण जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में किया जाता है। जैव विविधता मतलब जैव जीवों के जो प्रजाति हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब संपूर्ण पारिस्थितिकी को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो संपूर्ण पारिस्थितिकी के अंतर्गत सभी जीव जंतु आ जाएंगे। कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट परियोजनाएं लागू हुई थी, शुरू हुआ था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई पूछ लेता है। पहला है हमारा प्रोजेक्ट शेर परियोजना। इसको शेर के संरक्षण के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट शेर या सिंह कह सकते हैं। तो कब चलाया गया था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में प्रोजेक्ट शेर परियोजना की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट शेर या प्रोजेक्ट सिंह 1972 ईस्वी में। इसी प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1973 ईस्वी में। ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। ये बाघ के संरक्षण के लिए शुरुआत किया गया था। फिर है हमारा प्रोजेक्ट एलिगेटर मतलब होता है घड़ियाल। तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो परियोजना शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट एलिगेटर, वो हुई थी 1975 ईस्वी में। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। फिर हमारा है प्रोजेक्ट गैंडा हिम तेंदुआ। इसकी शुरुआत 1987 ईस्वी में हुई थी। इसमें गैंडा और हिम तेंदुआ को संरक्षित किया जाता है इस परियोजना के माध्यम से। तो प्रोजेक्ट गैंडा और हिम तेंदुआ की शुरुआत कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। अगला है हमारा प्रोजेक्ट गजतमे हाथी को संरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है प्रोजेक्ट गजतमे। 1992 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। तो प्रोजेक्ट गजतमे की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट गजतमे 1992 ईस्वी में।
अगला है हमारा प्रोजेक्ट रेड पांडा या लाल पांडा इसी को बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ था? 1996 ईस्वी में। इसमें जो है रेड पांडा को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इतने हमारे थे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो आपको याद करना होगा। एक जगह आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रिवीजन करते रहिए ताकि आपके दिमाग में बैठता रहे। अब है अगला, टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? किस स्टेट को, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा राइनो स्टेट या गैंडा स्टेट असम को बोला जाता है। क्योंकि असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ पर जो है गैंडा को संरक्षण दिया जाता है, एक सिंग वाले गैंडे को, इसीलिए इसको बोला जाता है असम को राइनो स्टेट। क्या बोला जाता है? राइनो स्टेट। अगला है हमारा लायन या शेर स्टेट। तो ये गुजरात को बोला जाता है, गुजरात को लायन स्टेट बोला जाता है। तो ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन इसी में से पूछ ले, तो कुछ भी हमें छोड़कर नहीं चलना है, सब कुछ पढ़ते हुए चलना है। अगला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? देहरादून में। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। तो इसको भी आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1982 ईस्वी में। तो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, जो एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है, उसको लेके आएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।